हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इनडायरेक्ट एक्सचेंज को समझा था। अब हम इनडायरेक्ट एक्सचेंज के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट सही से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बगैर मनी का कंसेप्ट सही से समझ में आ ही नहीं सकता है। बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सचेंज का इन्वेंशन हुआ, जिसके अंदर बायर और सेलर के बीच में, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में एक तीसरे एलिमेंट के तौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाया गया, जिसकी डायरेक्ट जरूरत तो खरीदने वाले को नहीं थी, मगर जिसे बेचने वाला अपने सामान की कीमत के बदले में आसानी से एक्सेप्ट कर सकता था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स या गुड्स जो बायर के हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक ऐसा प्रोडक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी उसके अपने खुद के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे उससे भी कम हुई, तो उसके लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ को हासिल करना और ख़रीदना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वही चीज़ इस्तेमाल की जा सकेगी जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी या मार्केटेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कम हुई तो चीज़ों को बेचना और खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ एक दूसरी बात समझे, जिस भी चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो चीज़ पहले चाहे जिस भी काम में इस्तेमाल होती रही हो, मगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किए जाने पर उसकी यूटिलिटी में और उसके बेनिफिट में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। बात समझने की यह है कि जब भी किसी चीज़ के बेनिफिट्स और यूटिलिटी बढ़ती है तो साथ ही साथ उस चीज़ की डिमांड भी बढ़ जाती है। अब एक दूसरी बात समझे, जिस भी चीज़ के बारे में लोगों को यह भरोसा होगा कि इसको मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उस चीज़ को फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगेगा। अब यहाँ एक दूसरी बात समझे, जिस तरह से नेचर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी वाले, अलग अलग स्किल्स वाले और इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, उसी तरह से नेचर में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मार्केटेबिलिटी भी होती है, यानी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ चीज़ों की डिमांड दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आलू प्याज की डिमांड सेब और संतरे से ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद भी उनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती या कम नहीं होती, जैसे सोना चांदी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लंबे टाइम तक बचा के रखा जा सकता है, जैसे दूध के मुकाबले घी को ज़्यादा देर तक बचा के रखा जा सकता है। इन सब बातों की वजह से और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से अलग अलग चीज़ों की अलग अलग एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी होती है। अब इससे ये बात साफ होती है कि किसी भी सोसाइटी में या किसी भी मार्केट में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मार्केटेबल होंगी वही चीज़ें धीमे धीमे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जाने लगेंगी। जब कोई चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी तो फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जिसकी वजह से उसकी मार्केटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप को एक ताकत देता हुआ एक साइकिल बन जाएगा। एक चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की गई जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ गई। अब उसकी मार्केटेबिलिटी और बढ़ गई तो उसको और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किए जाने लगा। तो इस तरह से ये एक साइकिल बन जाएगा और धीमे धीमे ऐसा होगा कि आखिरकार एक या दो चीजें बचेंगी जिनको थ्रू आउट द सोसाइटी और थ्रू आउट द मार्केट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगेगा। और यही एक दो चीजें टॉप की फिर आगे चल के मनी का दर्जा और मनी कहलाने लगती है मार्केट में। तो इस तरह से मनी एक आजाद मार्केट में पैदा होती है। जब खरीदने वाले और बेचने वाले यानी बायर और सेलर अच्छे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तलाश करते हैं, तो जो चीज सबसे ज्यादा मार्केटेबल होती है वो पूरे मार्केट पे छा जाती है और वो मनी बन जाती है। तो जो बहुत अहम बात समझने की है वो ये है कि मनी कभी भी किसी स्टेट के या किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से पैदा नहीं हो सकती। मनी कभी भी कुछ लोगों के आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने से नहीं पैदा हो सकती। ये हमेशा एक फ्री मार्केट में ही पैदा होती है और वहीं पैदा हो सकती है, और ये कभी भी कागज़ के रद्दी के टुकड़ों में पैदा नहीं हो सकती। शुक्रिया।